हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें हम करेंगे एडम स्मिथ की थ्योरी, माल्थस की थ्योरी, डेविड रिकार्डो की थ्योरी और कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, हम चारों की थ्योरी करेंगे और इसमें हम कंप्लीटली नेट इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन टॉपिक्स करेंगे। मैं कुछ ज़्यादा आपको ऐसा नहीं है कि फालतू में वीडियो का टाइम इंक्रीज करने के लिए आप टाइम वेस्ट करूँ, नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट सारे कंसेप्ट होंगे और बहुत ज़रूरी होंगे आपके एग्जाम्स के लिए। सो अगर आपको पसंद आए देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो ये एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहली थ्योरी आती है एडम स्मिथ की थ्योरी। सो एज यू ऑल नो, एडम स्मिथ को क्या कहते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। स्पेशली एडम स्मिथ ने जो बात की है वो की है कैपिटल एक्यूमुलेशन की बात। कैपिटल एक्यूमुलेशन की बात ऐसे ही है कि सारे इकोनॉमिस्ट बात करेंगे, लेकिन ये बात करेंगे कि कैपिटल एक्यूमुलेट कहाँ से हो रही है। सेविंग से हो रही है, प्रॉफिट से हो रही है, इन्वेस्टमेंट से हो रही है, कैसे कैसे कैपिटल एक्यूमुलेट हो रही है। तो एडम स्मिथ की बात करें तो एडम स्मिथ एम्फसाइज ऑन द कैपिटल एक्यूमुलेशन। और कैपिटल एक्यूमुलेट कैसे होती है? फ्रॉम सेविंग से एक्यूमुलेट होती है। ये किसने कहा है? एडम स्मिथ ने। आप साथ साथ है ना नोट्स बनाते रहे ना, ठीक है, क्योंकि नोट्स में भी मैं प्रोवाइड ना कर पाऊँ क्योंकि मेरे पास कुछ रिटर्न तो है नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, सो कैपिटल एक्यूमुलेट होती है कहाँ से? सेविंग से। अब स्मिथ क्या कहते हैं कि वेल्थ को कंसीडर किया जाता है कि एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसका इंडेक्स, मतलब कंट्री की पॉपुलेशन के हिसाब से ही आप कंसीडर करते हो कि उस कंट्री में वेल्थ का कितना प्रोपोर्शन है। तो वेल्थ बढ़ेगी अगर लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा वेल्थ होगी इकोनॉमी में। सो अगर आप ज़्यादा कैपिटल प्रोड्यूस कर रहे हो तो स्मिथ किस चीज़ पे अपना मेन रोल क्या कहते हैं कि जो एक एंटरप्रेनर है वो क्या है, कहीं ना कहीं सेव करेगा। एक एंटरप्रेनर कहीं ना कहीं सेव करेगा और उसे इन्वेस्ट करेगा। तो स्पेशली लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो रहा है स्मिथ के अकॉर्डिंग डिवीजन ऑफ लेबर से। याद है हमने स्मिथ की बात की थी तो उसने स्पेशलाइजेशन की बात की थी। तो स्मिथ कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, जो रिजल्ट किस में लेके आता है? स्पेशलाइजेशन में लेके आता है। तो 1776 में उन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें उनका प्राइमरी कंसर्न किस पे था? इकोनॉमिक ग्रोथ पे। इकोनॉमिक ग्रोथ पे स्मिथ थे जिन्होंने किस पे फोकस किया, मतलब मेनली सारे जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने सप्लाई साइड पे ही फोकस किया है। एक अकेले माल्थस ऐसे हैं जिन्होंने किस पे फोकस किया है? डिमांड साइड पे। मोस्टली सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने किस पे फोकस किया है? सप्लाई साइड मॉडल है। क्या कहते हैं स्मिथ कि जो आउटपुट है वो फंक्शन है किसका? एक तो लेबर का, एक कैपिटल का और एक लैंड का, इनका फंक्शन है। पॉपुलेशन जो है वो किस उसमें हो रही है? ट्रेडिशनल मैनर में हो रही है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या है? एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट जो एक एंडोजीनियस फैक्टर है। एंडोजीनियस का मतलब पहले भी कि जितनी भी सेविंग हो रही है वो कौन कर रहे हैं? कैपिटलिस्ट ही कर रहे हैं। ठीक है, जितनी भी सेविंग हो रही है वो कैपिटलिस्ट ही कर रहे हैं। स्मिथ की फेमस थीसिस है क्या? डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब वो क्या चाहता है? स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन होगा तो अपने आप ग्रोथ होगी इकोनॉमी में। ठीक है, और ये जो स्पेशलाइजेशन आ रही है वो अगर आप मशीनरी इंप्रूव कर रहे हो, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा रहे हो, तो वो सब इंप्रूवमेंट है और वो आगे फर्दर फैसिलिटेट किस में करता है? स्पेशलाइजेशन में करता है। स्मिथ क्या करते हैं? आर्ग्यू करते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है ना वो क्या है? सेल्फ रीइंफोर्सिंग है। सेल्फ रीइंफोर्सिंग, और ये हमें क्या देती है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हमें प्रोवाइड करती है। स्मिथ के अकॉर्डिंग अगर किसी भी इकोनॉमी में ऐसे प्रॉफिट डिक्लाइन होता है ना, तो प्रॉफिट डिक्लाइन होना, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होगी, ये कोई रीज़न नहीं है। प्रॉफिट डिक्लाइन होने का रीज़न है कि कैपिटलिस्ट जो है वो कंपटीशन, उनमें इतना कंपटीशन है कि जिनकी वजह से वेजेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब वेजेस इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि कॉस्ट ज़्यादा होगी, और किसी भी चीज़ की कॉस्ट ज़्यादा होगी तो उनका प्रॉफिट कम होगा। तो ये रीज़न है प्रॉफिट कम होने का। तो एडम स्मिथ की बात से हमें क्या पता चला कि कैपिटल एक्यूमुलेशन कहाँ से हो रही है? कैपिटल एक्यूमुलेट हो रही है थ्रू सेविंग से। और एडम स्मिथ बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन की बात। इन्वेस्टमेंट जो है वो एक एंडोजीनियस फैक्टर है, मतलब कंप्लीटली कैपिटलिस्ट जो हैं वो क्या कर रहे हैं? स्पेशली वो ही क्या कर रहे हैं? सेविंग कर रहे हैं। ये सारी बातें थी किसकी? एडम स्मिथ की। अब हम आगे माल्थस की बात करें तो माल्थस क्या कहते हैं? माल्थस की बुक थी
ऐसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में। माल्थस की बुक का नाम क्या था? ऐसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन, अभी समझेंगे क्यों। दो व्यूज थे माल्थस के, एक तो बात वो कहता था थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, और दूसरे अकेले माल्थस थे जिन्होंने किसकी बात की थी? इफेक्टिव डिमांड की बात की थी। किसने? माल्थस ने। तो वो माल्थस कहते हैं, मतलब ओनली क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने डिमांड की बात की है, जो डिमांड पे एम्फोसिस डाल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि फंड जो है वो जनरेट होता है उनके अकॉर्डिंग, कि अगर सेविंग करे कौन? लैंडलॉर्ड, और इन्वेस्ट कौन करे? कैपिटलिस्ट। तो हमारी इकोनॉमी में फंड जनरेट होगा इनके अकॉर्डिंग जो भी इम्बैलेंस आता है, क्योंकि देखो सप्लाई जो है फूड की वो, और पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रही है वो अलग अलग प्रोपोर्शन से हो रही है। मतलब पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है वो तो कर रही है ज्योमेट्रिकल रेशो से, और जो हमारी फूड है उसकी सप्लाई इंक्रीज हो रही है अर्थमेटिक रेशो से। ठीक है, तो डिफरेंस तो आएगा ही। अगर हमारी पर कैपिटा इनकम मान लो बढ़ गई, ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे बाद में वो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? फिर वो पर कैपिटा इनकम अगर रिड्यूस हो गई तो फिर बाद में पॉपुलेशन को सब्सिस्टेंस लेवल पे ले आएगा। माल्थस क्या कहते हैं? माल्थस ये कहते हैं कि हमेशा हर 25 साल बाद पॉपुलेशन क्या हो जाती है? डबल हो जाती है, और उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। आप कोई मेजर्स लो, आप पॉजिटिव मेजर्स लो, नेचुरल चेक लो, या प्रिवेंटिव मेजर्स लो, कैसे भी मेजर लो, आपको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। अकेले माल्थस ऐसे हैं जिन्होंने इफेक्टिव डिमांड की बात की। अगर आ जाए कि इफेक्टिव डिमांड कौन से क्लासिकल इकोनॉमिस्ट से रिलेटेड है या किसने एम्फेसाइज दिया है, तो माल्थस ने दिया है। और माल्थस क्या कहते हैं कि अगर आपको फंड जनरेट करना है डेवलपमेंट के लिए, तो माल्थस का फोकस है कि सेविंग करे लैंडलॉर्ड और इन्वेस्टमेंट कौन करे? कैपिटलिस्ट। ठीक है, ये था माल्थस का पॉइंट ऑफ व्यू। अब आगे हम बात करें किसकी? डेविड रिकार्डो की। डेविड रिकार्डो की अगर हम बात करें तो डेविड रिकार्डो की थ्योरी किसकी थ्योरी पे बेस्ड है? डेविड रिकार्डो की थ्योरी बेस्ड है माल्थस की थ्योरी पे। ठीक है, डेविड रिकार्डो ने इकोनॉमी को हमेशा एक डायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो देखा है। वो उनका मेन कंसर्न क्या रहता है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, फॉरेन ट्रेड, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, तो फॉरेन ट्रेड कैसे है इकोनॉमी में, उस चीज़ पे फोकस करो। इनके अकॉर्डिंग 3 एजेंट होते हैं डेवलपमेंट के। एक तो होता है बंदा कैपिटलिस्ट जिसकी कैपिटल, एक लेबरर जो प्रोड्यूस कर रहा है, और एक लैंडलॉर्ड। 3 हैं एजेंट किसके? डेवलपमेंट के। वेज कंप्लीटली डिटरमाइन हो रहा है किससे? सब्सिस्टेंस लेवल से। मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल है ना, उतना ही इन्हें वेज रेट दो। ठीक है, ना कि उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हिसाब से नहीं, उनके मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल के हिसाब से। तो कहते हैं डेविड रिकार्डो क्या कहते हैं कि शॉर्ट रन में उनके वेज रेट राइज या फॉल कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में एक सब्सिस्टेंस लेवल ही उन्हें देना चाहिए। अब डेविड रिकार्डो के अकॉर्डिंग कैपिटल एक्यूमुलेशन का मेन सोर्स क्या है? प्रॉफिट। याद हो स्मिथ के अकॉर्डिंग कैपिटल एक्यूमुलेशन कहाँ से आती है? सेविंग से। ठीक है, और डेविड रिकार्डो के अकॉर्डिंग कैपिटल एक्यूमुलेशन क्या है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है? वेजेस पे डिपेंड करता है कि किस हिसाब से वेजेस हैं। तो इंडस्ट्री का और एग्रीकल्चर का प्रॉफिट लगभग सेम रहेगा, और एग्रीकल्चर का प्रॉफिट ही आगे डिटरमाइन करेगा, क्योंकि वो वहाँ से अगर कुछ ना कुछ सेव होगा तो फर्दर इंडस्ट्रीज में आके वो इन्वेस्ट होगा ना ही। और इसमें यहाँ पे उन्होंने स्टेशनैरिटी स्टेट की भी बात की है। स्टेशनैरिटी स्टेट की भी बात की है। स्टेशनैरिटी स्टेट का मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ ना ज़्यादा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, ना ज़्यादा आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, मतलब सेम सिचुएशन है। स्टेशनैरिटी स्टेट, ये स्टेशनैरिटी स्टेट जो है वो कम हो सकती है, लेस पेनफुल हो सकती है अगर आप फ्री ट्रेड को अगर इन्वॉल्व कर रहे हो इसमें। तो इनके अकॉर्डिंग मेन पॉइंट, शॉर्ट रन में वेज रेट राइज या फॉल करेंगे, लॉन्ग रन में सब्सिस्टेंस लेवल पे रहेंगे। ठीक है, और 3 एजेंट है डेवलपमेंट के। 3 एजेंट डेवलपमेंट के हैं, एक तो कैपिटलिस्ट, एक लेबरर और एक लैंडलॉर्ड। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के हिसाब से वेज रेट डिटरमाइन नहीं हो रहे, मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल के हिसाब से वेज रेट डिटरमाइन हो रहे हैं। कैपिटल एक्यूमुलेशन का मेन सोर्स क्या है? प्रॉफिट है, और प्रॉफिट डिपेंड किस पे करता है? वेजेस पे करता है। डेविड रिकार्डो की थ्योरी किस पे है? माल्थस पे बेस्ड। अब अगर हम आगे कार्ल मार्क्स की बात करेंगे तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी किस पे बेस्ड है? रिकार्डो पे बेस्ड। ठीक है, रिकार्डो की किस पे थी? माल्थस पे बेस्ड थी। कार्ल मार्क्स की किस पे है? रिकार्डो पे है। अब रिकार्डो की जो थ्योरी है उस थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू भी कहते हैं।
ठीक है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू भी कहा जाता है कार्ल मार्क्स की थ्योरी को, या लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू भी कहा जाता है। अब कार्ल मार्क्स को फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म भी कहा गया है। अब इसमें अजम्पशन क्या ली है कार्ल मार्क्स ने? कार्ल मार्क्स ने बोला है कि दो प्रिंसिपल क्लास होती है, ठीक है। रिकार्डो ने तो बोला था कि तीन एजेंट होते हैं डेवलपमेंट के, कैपिटलिस्ट, लेबरर, लैंडलॉर्ड। अजम्पशन, कार्ल मार्क्स की अजम्पशन क्या है कि दो क्लास हैं, एक तो पूंजीवादी लोग हैं, ठीक है, बुर्गोसिस, और एक हैं श्रमिक जो लेबरर हैं, प्रोलेटेरिएट। वेजेस जो हैं, ये भी कहता है कि वेजेस जो हैं वो डिटरमाइन होंगे किससे? सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग से, मतलब जितना वो जी सके उतना ही उनको क्या दो? वेजेस दो। लेबर क्या है? मेन सोर्स ऑफ वैल्यू जनरेशन, इसलिए तो इस थ्योरी को लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू भी कहा जाता है या थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू भी कहा जाता है कि सरप्लस जहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? लेबर से ही आ रहा है, तो लेबर जो है मेन सोर्स है वैल्यू जनरेशन का। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनके ओनर कौन है? कैपिटलिस्ट ही इसका ओनर है। दो टाइप की कैपिटल रखी है इन्होंने। दो टाइप की कैपिटल कौन सी? एक कॉन्स्टेंट कैपिटल, एक वेरिएबल कैपिटल। कैपिटलिस्ट क्या करेंगे? वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे, तभी तो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करेंगे मतलब कम वेजेस देंगे, प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे। लेबर जो है वो होमोजीनियस है, परफेक्टली मोबाइल है, और कार्ल मार्क्स ने ये बात की है परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है, तभी तो होमोजीनियस और परफेक्टली मोबाइल। अब नेशनल इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है दो लोगों में, एक तो वेजेस जो लेबर के जा रहे हैं, एक कैपिटलिस्ट जिसका प्रॉफिट है, ठीक है। अब तीन कंपोनेंट है मार्क्स की थ्योरी में, एक कांस्टेंट कैपिटल की बात की है, एक वेरिएबल कैपिटल की बात की है, एक सरप्लस वैल्यू की बात की है। कांस्टेंट कैपिटल, वेरिएबल कैपिटल और सरप्लस वैल्यू। अगर आपसे पूछा जाए कि एग्रीगेट आउटपुट क्या होगा, तो कांस्टेंट प्लस वेरिएबल प्लस सरप्लस। कांस्टेंट कैपिटल, वेरिएबल कैपिटल और सरप्लस वैल्यू, ये तीनों क्या हैं? एग्रीगेट आउटपुट हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू, रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू किससे रिलेटेड है? लेबर से। या फिर रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन क्या है? तो बताओ कि सरप्लस जो इकोनॉमी ने कमाया किससे कमाया? वेरिएबल कैपिटल से। वेरिएबल कैपिटल कौन से हैं? लेबर ही हैं। लेबर से जो सरप्लस कमाया किस रेट पे कमाया? वो रेट है एक्सप्लॉयटेशन रेट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? रेट ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? रेट ऑफ प्रॉफिट क्या होगा? जितना भी सरप्लस आया है, कहाँ से? कांस्टेंट कैपिटल लगाइए या वेरिएबल कैपिटल लगाइए, उससे जितना भी सरप्लस आया है वो क्या बन जाएगा? रेट ऑफ प्रॉफिट बन जाएगा। क्या कहानी है? प्रॉफिट ज़्यादा मतलब एक्सप्लॉयटेशन रेट भी ज़्यादा है, मतलब दोनों में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। अगर आपसे पूछा जाए ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल कितनी है, क्या कंपोजिशन है? तो कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल, कांस्टेंट कैपिटल अपॉन वेरिएबल कैपिटल। तो इतना तो आप ये भी सोच सकते हो कि अगर ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रॉफिट क्या है? कम है। ये कंक्लूजन निकलेगा। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये रिकार्डो पे बेस्ड है। इनकी थ्योरी को थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू भी कहा जाता है। ये फादर है साइंटिफिक सोशलिज्म के, ठीक है। दो प्रिंसिपल क्लास की इन्होंने बात की है, एक तो पूंजीवादी और एक श्रमिक, मतलब बुर्गोसिस और प्रोलेटेरिएट। वेजेस जो हैं वो सब्सिस्टेंस लेवल से ही डिटरमाइन होंगे। दो टाइप की कैपिटल रखी है, कांस्टेंट कैपिटल, वेरिएबल कैपिटल, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन की इन्होंने बात की है। तीन कंपोनेंट हैं, कांस्टेंट कैपिटल, वेरिएबल कैपिटल, सरप्लस वैल्यू, ठीक है। एग्रीगेट आउटपुट क्या है? इन तीनों का सम है। रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या है? एस अपॉन वी। एस हमारी सरप्लस वैल्यू, वी हमारा वेरिएबल कैपिटल। रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू को हम एक्सप्लॉयटेशन रेट भी कहते हैं। किस रेट से एक लेबर को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है? सरप्लस जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वेरिएबल कैपिटल से आ रहा है। रेट ऑफ प्रॉफिट किसके इक्वल होगा? सरप्लस, और लगाया क्या है? कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल कैपिटल। ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल क्या है? एक तो कांस्टेंट कैपिटल डिवाइडेड बाय वेरिएबल कैपिटल, ठीक है। कांस्टेंट कैपिटल फिक्स नहीं होती, वेरिएबल कैपिटल में वेजेस वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जो लेबर रख रखे हैं। अब और क्या है? अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब एक्सप्लॉइट भी उतना ही कर रहे हैं लेबर्स को। लेकिन अगर ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट क्या है? हमारा कम है। मतलब ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट का नेगेटिव रिलेशन है और प्रॉफिट और एक्सप्लॉयटेशन का पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। सो ये हमारी कहानी थी। अब तक की हमने तीन चीज़ें करी, कार्ल मार्क्स की कहानी करी, रिकार्डो की करी, माल्थस की, एडम स्मिथ की, सॉरी 4 की, ठीक है। सो इफ़ यू फाइंड इट्स हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक शेयर और अपना ध्यान रखना, खुश रहना, पढ़ते रहना। टेक केयर एवरीवन।